वेदिका, मुझे एक बात बता। जो मैं सोच रही हूँ, तू भी वही सोच रही है क्या? अब मुझे क्या पता तू क्या सोच रही है। मैं तेरे मन में थोड़ी ना रहती हूँ। नेहिल की बातों पर अरुचि दिखाते हुए वेदिका ने अपने पैर पर बंधे मृत्युंजय के रुमाल को कोमलता से छुआ, जहाँ रेशमी धागों से यम लिखा हुआ था। मेरे मन में ना सही, किसी और के मन में तो रहने लगी है ना वेदिका। बकवास बंद कर नेहिल। मैं क्यों रहने लगी मृत्युंजय के मन में? मैंने तो किसी के मन की बात करी और तूने झट से मेरे उस किसी को मृत्युंजय के नाम से स्पेसिफाई कर दिया। इसका मतलब तेरे मन में भी उसके लिए कुछ तो है वेदू। बेदू, हाय कितने प्यार से पुकारा है उसने तुझे इस नाम से। नेहिल ने वेदिका को अपने कंधे से टोका मारते हुए कहा। वाहियात बातें मत कर। कुछ नहीं है मेरे मन में उसके लिए। वो जिस तरह से मेरे पीछे पड़ा है, बस यही देखकर उसका नाम निकल गया मेरे मुंह से। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मुझे जंगली कटीली झाड़ी पुकारता है या बेदू। अरे पनौती है वो मेरे लिए। जब से मिला है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। मैंने उसकी आंखों में तो तेरे लिए प्यार देखा है वेदिका। दीवाना है वो तेरा। पर क्या सचमुच उसके लिए तेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है? नील की आंखों में एक चमक सी उभरी। मुझे नहीं पता। दरअसल मेरा मन इन सबको लेकर अभी खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा। दरअसल कुछ मिक्स की फीलिंग है। कभी तो उसका इस तरह से ख्याल रखना अच्छा लगता है, कभी लगता है मुझे इन हालातों में डालने वाला भी वही है। वेद का कुछ ऐसी हो आई, मानो अपने मन को टटोल रही हो। पहले तो यह तय कर कि तू उसे पसंद करती है या नहीं। वेदिका ने महसूस किया, पूछते हुए नेल की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। ऐसे दोस्त, मैं तुझे अच्छा लड़का है और इसके आगे अभी कुछ मैंने सोचा न सोचना चाहती हूँ। मैं यहाँ जिस मकसद से आई हूँ उस पर ही मैं पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। वेदिका ने नेल की बातों का जवाब तो दे दिया, पर उसका खुद का मन अभी इन सवालों को लेकर दुविधाग्रस्त था। तू एकदम सही कह रही है वेदिका। मुझे भी लगता है वो मृत्युंजय तेरे साथ फ्लर्ट करने के फिराक में है। ये लड़के होते ही ऐसे हैं, लड़कियों पर डोरे डालने में माहिर। अब सब क्लियर हो गया है तो उसे भाव देने की जरूरत नहीं। तू बस अपने काम पर कंसंट्रेट कर। वेदिका ने देखा, ये कहते हुए नेल का चेहरा खुशी से चमक उठा था। हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वेदिका ने एक बार फिर नेल के चेहरे की उस खुशी को पढ़ना चाहा जो अनायास ही उसके चेहरे पर आ गई थी। पर उसे कुछ ठीक ठीक समझ नहीं आया तो उसने वहां से ध्यान हटा लिया। वेदिका तू बैठ, मैं जरा मृत्युंजय और राहुल के पास जाकर आती हूँ। अब जब तू कंफर्टेबल फील कर रही है तो क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूं। नेहिल ने उसका कंधा थपथपाया और उठकर चली गई। हाय गाइस, क्या चल रहा है यहाँ? मुझे भी बताओ। मृत्युंजय और राहुल चेयर पर बैठकर बिल्डिंग का नक्शा देख रहे थे और तभी नेहिल ने पीछे से आकर मृत्युंजय के गले में बाहें डाल दी। यह क्या हरकत है नेहिल? दूर से बात करो। और सबसे पहले यह बताओ, तुम वेदिका को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? नेहिल के इस तरह अचानक पीछे से आकर गले में बाहें डालने से मृत्युंजय बुरी तरह से चिढ़ गया और झटके के साथ उसकी बाहें झटकते हुए उठ खड़ा हो गया। इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। तुम्हारा अटेंशन पाने का नाटक है यह उसका। मृत्युंजय, मैं खूब समझती हूँ उस जैसी लड़कियों की मेंटेलिटी। तुम जैसे हैंडसम और रिच लड़के को फंसाने की चाल है ये उसकी। दूर ही रहो तुम उससे। नेहिल ने उसकी बाँह पकड़कर उसे बैठाने को कहा। मुझे मत सिखाओ कौन कैसा है, और आगे से मुझसे बात करो तो दूर से बात करना। मैं लड़कियों के करीब नहीं जाता, समझी? अपनी बाँह से उसका हाथ हटाते हुए मृत्युंजय ने नेहिल को उपेक्षा से देखा और वापस अपना काम करने लगा। मिस्टर मृत्युंजय शर्मा, तुम अब मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ऐसा क्या है उस वेदिका में जो मुझ में नहीं? उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। लड़के मुझसे दोस्ती करने को तरसते हैं। राहुल के सामने अपनी बेइज्जती होते देख नेहिल का अस्तित्व फुफकार उठा। जो तुमसे दोस्ती करने को तरसते हैं, उन्हीं से दोस्ती करो। मृत्युंजय सबसे दोस्ती नहीं करता। मृत्युंजय ने थोड़ा गुस्से में भरकर कहा। इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? क्या हो रहा है यहाँ? वेदिका कहाँ है? हमको इस बिल्डिंग की डिज़ाइन को लेकर कुछ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस करने हैं।
टीम मैनेजर ने वहां आते हुए उनसे पूछा। कुछ नहीं सर, वेदिका को अचानक पैर में मोच आ गई है, तो मुझे लगता है उसे इस समय कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत है। ओह, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो वेदिका को डॉक्टर के पास ले जाएगा। और ऐसा करो, तुम भी साथ जाओ, उसका मेडिकेशन करवाकर उसे होटल छोड़कर तुम वापस आ जाना। तब तक हम दूसरा काम करते हैं। कहते हुए टीम मैनेजर ने मृत्युंजय के साथ जाकर वेदिका को देखा, जिसके पैर में अब काफ़ी सूजन आ गई थी। वेदिका, तुम मृत्युंजय के साथ जाओ और जैसा भी डॉक्टर सलाह दें वैसा करो। टीम मैनेजर ने वेदिका से नरमी से कहा और ड्राइवर को निर्देश देने लगा। चले बेदू, मृत्युंजय ने सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर वेदिका ने उसका हाथ झटक दिया और खुद से ही उठने की कोशिश करने लगी। पर जब उससे एक कदम भी आगे न बढ़ाया गया, तो उसने असहाय नजरों से मृत्युंजय की तरफ देखा, जो वहीं निर्माणाधीन भीम से टिककर हाथ बांधे खड़ा उसकी कोशिशों को देख रहा था। हो गया, कर ली कोशिश खुद से करने की, अब चलें। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर उसे दोबारा अपनी बाजुओं में उठा लिया। मजबूरी का फ़ायदा उठाना तो बस कोई इससे सीखे। ज़बरदस्ती का एहसान करके गोद में उठा रहा है, फिर सबके सामने मजाक बनाएगा कि मेरा वजन बहुत है। पनौती कहीं का। वेदिका ने मृत्युंजय की तरफ देखा। वेदू, अभी तू मेरे दिल के इतने करीब है कि तेरे दिल की धड़कनों से सुन सकता हूँ तेरे दिल की आवाज़ें, जो चीख चीख कर मुझे कोस रही हैं। गिट्टी बालू रेती पर संभल संभल कर चलते हुए मृत्युंजय ने वेदिका की कत्थई आंखों में झांका। ये क्या बेदू बेदू लगा रखा है? मेरा नाम वेदिका है, समझे? मैगी के कटोरे। उसकी उस सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती वेदिका की दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। जो मेरे दिल के करीब होता है उसे मैं प्यार वाले नाम से ही पुकारता हूँ। वैसे जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे जय कहते हैं। तुम भी मुझे जय कह सकती हो। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए जय नहीं पनौती हो। और यह जो अभी इतनी मीठी मीठी बातें बना रहे हो, सबके बीच बोलोगे मेरा बोझ उठाकर थक गए। सच कहो, क्या मैं बहुत भारी हूँ? कार के डोर को खोलकर मृत्युंजय ने जैसे ही वेदिका को बैठाया, दर्द से वह कराहते हुए बोली, तो मृत्युंजय हंस दिया। तो असली बात यह है कि मैडम को चोट से उतना दर्द नहीं हो रहा जितना ये जानकर हो रहा है कि मैं भारी हूँ। सुन, रिलैक्स हो जा, तेरा यह बोझ मृत्युंजय जीवन भर उठाएगा, तभी कभी उसके बाजू नहीं थकेंगे। मृत्युंजय ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। मतलब मैं भारी हूँ? मृत्युंजय की बातों में उसकी नज़रों में अपने लिए छलकता प्यार देख वेदिका क्षण भर को उस प्यार के अथाह सागर में खोसी गई। फिर कृत्रिम नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, तेरी कत्तई आंखें बहुत खूबसूरत हैं बेदू, और ये होंठ के ऊपर जो काला तिल है, इसका मतलब जानती है? मृत्युंजय ने नाक पर खिसक आए उसके चश्मे को पीछे करते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। क्या मतलब होता है? उसकी नजरों से नजरें मिलाते ही वेदिका का दिल एक बार फिर से जोर से धड़क गया। फिर कभी बताऊंगा। मृत्युंजय के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। इधर वेदिका और मृत्युंजय एक दूसरे के दिल की भाषा पढ़ने की चेष्टा कर रहे थे। वहीं नेहिल के दिल में ईर्ष्या की आग जल रही थी। तो क्या उसे भी मृत्युंजय से प्रेम हो गया था? लिंगामेंट खिंच जाने से एड़ी के आसपास स्प्रेन आ गया है और इसी वजह से सूजन भी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, दर्द की दवा दे रहा हूँ। 3 दिन तक सुबह शाम खाएं, बर्फ़ की सिकाई करें और ये जेल लगाएं। सबसे ज़रूरी बात, कम से कम 3-4 दिन तक रेस्ट करें। बहुत जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर। मृत्युंजय ने वेदिका को संभाल कर बाहों में उठाया और जैसे ही कार में बैठाने लगा, वेदिका ने उसे रोका। क्या हुआ? गोद से नहीं उतरना चाहती? तो बोलो, जीवन भर ऐसे ही बाहों में उठाकर घूम सकता हूँ। नीचे उतारते उतारते उसने उसे दोबारा बाहों में कस लिया। बंद करो अपनी बकवास बातें। बाल फंस गए हैं मेरे तुम्हारी शर्ट के बटन में। बोलते हुए वेदिका उसकी शर्ट के ऊपरी बटन में फंसे अपने बाल निकालने का यत्न करने लगी, लेकिन बाल तो नहीं निकले, अलबत्ता शर्ट का एक बटन जरूर टूट गया। इस बटन टूट गया। वेदिका ने ऐसा मुंह बनाया मानो अभी रो पड़ेगी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? होटल ही तो जा रहे हैं, मैं दूसरी शर्ट पहन लूँगा। दूसरे बटन्स में फंसे उसके बालों को निकालने के लिए मृत्युंजय ने अपना सर थोड़ा सा नीचे किया,
तो उसके मैगी जैसे घुंघराले बाल बेदका के चेहरे पर झुक आए। शर्ट तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है जय, बदलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सुई धागा है, मैं टांग दूंगी। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। बटन के बाल निकालते मृत्युंजय के हाथ ठिठक गए। यही कि शर्ट अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। इसके साथ में क्या कहा था? क्या कहा था साथ में? ओह, यही कि मेरे पास सुई धागा है, मैं टांग दूंगी। इसके पहले कुछ बोला था, याद करो। जय, यही तो बोला था मैंने कि शर्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है, और अब उतारो मुझे नीचे। निकल गए मेरे बाल। हाँ, यही तो। देखा, आ ही गया ना तुम्हारी जुबान पर मेरा नाम जय। और इसका मतलब यह हुआ कि मेरी जंगली कटीली झाड़ी के दिल में भी अब मेरे लिए प्यार के फूल खिलने लगे हैं। बेदका को सीट पर बैठाते हुए मृत्युंजय उसके ऊपर झुक गया। तुम्हारा मतलब रखो तुम्हारी जेब में। वो तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अब हटो मेरे ऊपर से, हवा आने दो थोड़ी। मृत्युंजय के सीने को धकेलते हुए बेदका ने उसे खुद से दूर किया। चलो मान लेते हैं, आज ऐसे ही निकल गया था यह नाम तुम्हारी जुबान से, लेकिन वो दिन भी आएगा जब इन गुलाबी लबों पर जय के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं होगा। कार का दरवाज़ा बंद करके मृत्युंजय ने दूर खड़े ड्राइवर को आने का इशारा किया और खुद जाने लगा। मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं अकेली होटल कैसे जाऊंगी? मृत्युंजय को जाते देख बेदका एकदम से चिल्लाई। कड़वी बातों के तीर चला चलाकर करीब भी नहीं आने देते। जुल्म सितम तो यह है कि दूर भी नहीं जाने देते। अरे दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ यार, इतना क्यों घबरा रही हो? यह मृत्युंजय इस जन्म तो क्या, किसी भी जन्म में तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। जाते जाते पलटते हुए वह अपने कातलाना अंदाज में बोला। मुझे लगा तुम मुझे ड्राइवर के साथ भेज रहे हो, इसलिए। होठों पर शर्मीली सी मुस्कान लाते हुए वह कुछ झेंपसी गई। शर्माती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो बेदू। मृत्युंजय के होठों पर फिर वही कातलाना मुस्कान उभर आई। होटल के रूम में बेदका को बेड पर बैठाकर मृत्युंजय ने उसे दवा खिलाई और आइस पैड निकालकर उसके पैरों के पास वहीं नीचे बैठ गया। मुझे दो, मैं सेक लूंगी। बेदका ने उससे आइस पैड लेना चाहा। चुप, बैठी रहो चुपचाप, मैं कर रहा हूँ। उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए मृत्युंजय ने हौले से उसका पैर उठाकर अपने ऊपर रखा और उसकी जींस ऊपर की तरफ फोल्ड करने लगा, तो उसकी उंगलियों के स्पर्श से बेदका के सारे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने मुग्ध भाव से देखा उसे। उसके सामने बैठा वो अजनबी सा गोरा चिट्टा लड़का धीरे धीरे उसके दिल में समाने लगा था, जिसका आत्मीय स्पर्श उसके पैर को ही नहीं आत्मा तक को झकझोर रहा था। हे राम जी, यह जो एक एक कर घटनाएं घट रही हैं, इसका क्या संकेत है प्रभु? क्यों मेरा मन हर पल बस इसके ख्यालों में ही खोने लगा है? क्यों मुझे इसकी हर एक बात पर प्यार आने लगा है? इसका इस तरह से मेरा ख्याल रखना, बाहों में उठाकर निगाहों ही निगाहों में प्यार जताना, सब कुछ मेरे मन को गुदगुदाने लगा है। कहीं सच में तो मुझे इस पनौती से प्रेम तो नहीं हो गया? अपने ही विचारों से घबराकर बेदका ने मृत्युंजय की तरफ देखा, जिसके घुंघराले लंबे बाल उसके माथे पर झूल आए थे। उसको गोद में उठाकर लाने के कारण आया पसीना अब तक उसके गोरे चिट्टे चेहरे पर चमक रहा था। बेदका का दिल चाहा कि वह अपने स्टॉल से उसका पसीना सुखा दे। उसने एसी का रिमोट उठाकर उसे थोड़ा सा तेज कर दिया और तभी उसकी नज़र मृत्युंजय के गाल के उस निशान पर पड़ी जो उसके दांत गड़ाने से हो गया था। वहाँ अभी तक गहरा लाल दाग था। हाय, कितनी जोर से दांत गड़ा दिए थे मैंने। बेदका का दिल इस समय उस गहरे लाल दाग को देख द्रवित हो आया और अनजाने ही उसने अपना हाथ उसके गाल पर लगा दिया। क्या हुआ? दुखा क्या तुम्हें? बस हो गया है, मैंने जेल भी लगा दिया है, जल्दी ही दर्द कम हो जाएगा। मृत्युंजय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। कितना लाल निशान उभर आया है जय, बहुत जोर से दांत गड़ा दिए थे ना मैंने। लाओ, यहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हूँ, उसने दाग को सहलाते हुए कहा। यह निशान तो एक दो दिन में मिट जाएगा बेदू, पर इसकी याद इस दिल में अमिट रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि पहले प्यार की पहली पप्पी। उसके चश्मे को थोड़ा सा नीचे खिसकाते हुए, उसकी कत्थई आंखों में आंखें डालते हुए फिर से एक बार वही जानलेवा हंसी मृत्युंजय के चेहरे पर बिखर गई, तो बेदका ने शर्माकर नजरें झुका ली। लाओ,
तुम्हारी शर्ट का बटन लगा दूं। उससे नजर चुराती बेदका ने अपने हैंडबैग से सुई धागा निकालते हुए कहा, जाने कैसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे इसकी तरफ ऐसे खींचे जा रही है, मानो जन्मों जन्मों का नाता है इससे मेरा। जी चाहता है इसे दिल में ऐसे संभालूं कि किसी और की निगाहें भी ना उठें इसकी तरफ। उसको अपनी शर्ट में बटन लगाते देख मृत्युंजय ने मन ही मन कहा, इसकी सांसों में बसी प्यार की एक ऐसी खुशबू है जो साधिकार मेरी सांसों में समाने लगी है। जी चाहता है इसे अपनी नजरों से दूर ना करूं। बेदका के दिल ने जैसे उससे सरगोशी करी। तुमने अभी कुछ कहा जय? उसने पूछा। नहीं तो। तुमने कुछ सुना क्या? मृत्युंजय ने हंसकर कहा। नहीं तो। बटन टांग कर धागे को तोड़ते हुए उसने मृत्युंजय की तरफ देखा। लो, टांग दिया बटन। शर्ट का बटन बंद करते हुए बेदका बोली और सुई को धागे के रोल में घुसाकर रखने ही जा रही थी कि मृत्युंजय के चेहरे पर उसकी नजर पड़ी, जो चेहरे पर बेचारगी वाले भाव लिए उसकी तरफ देख रहा था। क्या है? ऐसे बेचारे बनकर क्यों देख रहे हो? बेदू, एक और बटन टूट गया। हथेली में रखे बटन को उसकी तरफ बढ़ाते हुए मृत्युंजय ने बड़ी मासूमियत से कहा, अभी तक तो सही था, अभी के अभी कैसे टूटा? तुमने जानबूझकर तोड़ा ना जय? बेदका ने घूरकर उसे देखा। मैं जानबूझकर क्यों तोड़ने लगा? तुम्हारे बालों में ही उलझकर टूटा होगा। ये देखो, इसके साथ तुम्हारा लंबा सा बाल। मृत्युंजय ने इनोसेंट बनकर कहा, जबकि सच तो यही था कि जब बेदका सुई धागा रख रही थी, धीरे से उसने बटन तोड़ लिया था। इधर आओ। मृत्युंजय की शर्ट पकड़कर दूसरा बटन लगाते हुए उसने धीरे से निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा, जो आंखों में बेसुमार प्यार लिए उसे बटन टाँगते देख रहा था। यह लो, टक गया। सुई घुमाकर धागे के अंतिम टाके को लॉक करके वह मुंह से धागा तोड़ने लगी तो उसके होंठ मृत्युंजय के खुले सीने से स्पर्श कर गए और उसका सर्वांग सिहर उठा। दिल अनियंत्रित हो बहुत तेजी से धड़कने लगा। अपने मन की इस दशा का अनुभव होते ही स्वाभाविक लज्जावश उसके गाल और तांबई हो उठे। ओ सिट, एक और टूट गया। बेदका के होठों का मृदुल स्पर्श और उसके चेहरे पर छाई लाज की सुर्खियां मृत्युंजय को भी रोमांचित सा करने लगीं। तो उसने बेदका को छेड़ते हुए अपनी हथेली आगे करते हुए मुट्ठी भींच ली। फिर से? नहीं, अब मैं नहीं लगाने वाली मैं। ये पकड़ो सुई धागा और खुद लगाओ। दिल की अनियंत्रित गति पर काबू पाते हुए वह मृत्युंजय की बंद मुट्ठी को खोलने का यत्न करने लगी, पर मृत्युंजय ने उसे और जोर से भींच लिया तो बेदका भी अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत से उसकी मुट्ठी खोलने लगी और तभी मृत्युंजय ने अपने दाहिने हाथ से उसको आगोश में लेते हुए अपनी मुट्ठी खोल दी। ये क्या है जय? कहाँ है टूटा हुआ बटन? क्यों बेवजह मुझे तंग किए जा रहे हो? क्या तुम शुरू से ऐसे ही हो, इतने ही दुष्ट? उसकी आगोश से छूटने की कोशिश करते हुए बेदका ने उसकी बाह पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। अभी तो ठीक से पकड़ा भी नहीं है और तुम छोड़ने की बात करती हो बेदू। वैसे बता दूं, मृत्युंजय के अंदर जो जय है ना, वो ऐसा ही है, थोड़ा सा दुष्ट और उस लड़की से बेइंतहा प्यार करने वाला जिसे वो अपना समझेगा, केवल अपना। हाँ तो जाकर उसे ढूंढो। मुझे क्यों तंग कर रहे हो? वो तो मिल गई मुझे। देखना चाहती हो उसे तो देखो, इधर मेरी आंखों में, और बताओ कैसी है वो जिसको मैं पूरे हक से तंग कर सकता हूँ। बेदका की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए मृत्युंजय ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। क्षण भर को दोनों की निगाहें मिली और बेदका ने नजरें झुकाते हुए उन पर अपनी घनेरी पलकें गिरा दी। नजरें क्यों झुका ली? देखो, है ना वो बहुत खूबसूरत? होठों पर कातिल मुस्कान लिए मृत्युंजय ने बेदका का चेहरा ऊपर उठाया। मेरी वो तलाश तुम ही तो हो बेदू। तुम ही तो हो वो लड़की जिसको देखकर पहली बार मृत्युंजय का दिल इस तरह से धड़का है। तुम सच कहती थी कि सब कुछ राम जी ने पहले से ही निर्धारित करके रखा है। कब कहाँ वो हमको हमारे सोलमेट से मिल लाएगा, ये वही जानता है। अब देखो ना, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही तान्या के साथ मेरा रिश्ता तय कर रखा था, लेकिन कभी उसको देखकर मेरा दिल इस तरह से नहीं धड़का। कभी मुझे नहीं लगा कि जिस सोलमेट की मुझे तलाश है वो तान्या है। और परसों एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम्हें पहली बार मिला, मेरे दिल ने कहा, यही है तेरी सोलमेट, तेरा प्यार। क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए एक बार भी नहीं धड़कता बेदू? क्या तुम्हारी अंतरात्मा से
वही आवाज़ नहीं आती जो मेरी आत्मा से मुझे आती है? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि राम जी बार बार हमको इस तरह से आपस में क्यों मिला रहे हैं? मेरी आंखों में देखो बेदू, इनमें तुम्हें अपने लिए प्यार नजर नहीं आता? बेदका के चेहरे को अपने दोनों हथेलियों में भरते हुए मृत्युंजय उसके बेहद करीब आ गया था। मेरी आंखों में देखो बेदू, कहते हुए मृत्युंजय की सांसें बेदका के चेहरे से टकराने लगीं, तो अपनी घनी पलकें उठाकर उसने मृत्युंजय की गहरी आंखों में देखा और उसके गुलाबी होंठ लरज उठे। ये तान्या कौन है जय? मैं अपना प्यार किसी से नहीं बांट सकती। इतना कहकर उसने अपना सर मृत्युंजय के सीने से टिका दिया। तान्या, हाँ हाँ, फिर ज्वेलर्स ना, लेकिन तुमसे पहले ना किसी को मृत्युंजय ने अपने दिल तक पहुंचने दिया है, ना कभी देगा। बेदू, मेरा दिल जिसका था वो उसमें अपना घर बसा चुका है। सीने से लिपटी वेदिका के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा और कसते हुए मृत्युंजय ने उसके बालों पर अपनी ठुड्डी रख दी। तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, पर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी मत उठना। जो चाहिए इंटरकॉम पर कॉल करके मंगवा लेना। शाम को मैं आकर एक बार और सिकाई कर दूंगा और खाना भी खिला दूंगा। मृत्युंजय ने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा। जय, मेरे पैर में मोच आई है, हाथों में नहीं। खाना मैं खा सकती हूँ। बेदका ने मृत्युंजय के घुंघराले बालों को बिखेरते हुए हंसकर कहा। चुप, मैंने कहा ना तुम्हारा ख्याल रखने को मैं हूँ। तो बस जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं होती वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी? मृत्युंजय ने उसके होंठों पर उंगली रख दी तो बेदका मुस्कुरा दी। क्या बोला डॉक्टर ने मृत्युंजय? बहुत देर लग गई यार तुझे वापस आने में। मृत्युंजय जब वापस लौटा तो राहुल ने उसको पूछा। हाँ, लिंगामेट में स्ट्रेन आ गया है, 3-4 दिन लग जाएंगे ठीक होने में। तो बस अभी उसको दवा वगैरह देने और सिकाई करने में टाइम लग गया। चल देखते हैं क्या काम है यहाँ, मृत्युंजय ने कहा और चल रहे कामों को देखने चल दिया। उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि नेल वहीं खड़ी ईर्ष्यालु नजरों से मृत्युंजय को घूर रही थी। मृत्युंजय, अगर तू मुझसे दोस्ती नहीं कर सकता तो उसे भी मैं तेरे पास नहीं आने दूंगी, और यह तू बहुत जल्दी देखेगा। मन ही मन बोलते हुए वह तेज कदमों से मृत्युंजय की तरफ बढ़ गई। मृत्युंजय, सॉरी यार, मुझे तुमसे ऐसा बिहेव नहीं करना था। वह उसके बगल में आकर चलते चलते बोली। एक्चुअली मृत्युंजय, तेरी पर्सनालिटी ही इतनी ड्रेसिंग है कि मैं क्या, कोई भी लड़की तुझसे दोस्ती करना चाहेगी। इसीलिए ही यार, मैंने जब तुझे उस वेदिका के पीछे देखा तो थोड़ा जेलस हो गई थी, पर अभी मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? यूं भी तकरीबन 6 महीने हमें साथ में काम करना है। नेहिर ने लगातार अपनी बातें जारी रखी। मुझे लड़कियों से दोस्ती करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मिस नेहिल। हम साथ काम जरूर करेंगे, लेकिन बस प्रोफेशनल वे में। मुझसे दोस्ती की उम्मीद मत रखना। आई होप आप समझ चुकी होंगी, मृत्युंजय ने रुखाई से कहा तो नेहिल के दिल में जैसे सांप लेट गया। मैं तो समझ गई मृत्युंजय शर्मा, पर तुमको समझाना बाकी है अभी। गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए नेहिल ने आगे निकल चुके मृत्युंजय की पीठ को देखते हुए कहा। मृत्युंजय के जाने के बाद बेदिका बस उसी के ख्यालों में खोई मन ही मन इन 2 दिनों में घट रही घटनाओं को दोहराती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों का टकराना, प्लेन में पास बैठना और फिर एक ही टीम में होने के बाद अब उसके पैर में स्प्रेन आना और मृत्युंजय का उससे प्रेम का इजहार कर देना, यह सब कुछ इतना तेजी से घटा था कि अब तक बेदिका को यकीन नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले जिसे उसने कभी देखा नहीं, जानती नहीं, वो अजनबी आज उसके दिल में धड़कन की तरह समा गया था। बस 2 दिन पहले मिले दो अनजाने इतने अपने कैसे हो सकते हैं, मानो उनका आपस में जन्मों का नाता हो। बेदिका हैरान होकर अपने दिल को टटोलती है। हे राम जी, जय क्या वही लड़का है जिसके साथ आपने मेरी जीवन डोर बांधी है? मन को गुदगुदाते ख्यालों में डूबी बेदिका ने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर मुस्कुराते हुए राम जी की तस्वीर देखने के लिए जैसे ही पिलो के नीचे रखा मोबाइल उठाया, ना जाने कैसे वह उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा और उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई। हे राम जी, ये क्या हो गया? बाबा जी कहते हैं कांच का टूटना शुभ नहीं होता। मोबाइल की स्क्रीन तो ऐसी चकनाचूर हो गई कि इसमें राम जी की तस्वीर भी नहीं दिख रही। अचानक इस तरह से मोबाइल की स्क्रीन टूट जाने से बेदिका का मन बहुत अशांत हो उठा।
फ़ोन उठाने के लिए वह उठने की असफल कोशिश करने लगी तो पैर में दर्द की तेज लहर उठी और उसकी आंखें भर आईं। जपई नाम जन आरत भारी, मिटई कुछ संकट होई सुखारी। बाबा जी की सिखाई चौपाई बोलते बोलते वह असहाय सी हो वापस लेट गई और तभी देखती है मोबाइल पर मृत्युंजय की कॉल आ रही है। एक बार नहीं, मृत्युंजय उसे थोड़ी थोड़ी देर में जाने कितने कॉल और एसएमएस करता है, लेकिन वह मजबूर सी हो बस दूर से मोबाइल को बजते हुए देख रोने लग जाती है और दवाइयों के असर से जाने कब नींद के आगोश में चली जाती है। उधर बार बार कॉल और एसएमएस करने पर भी जब बेद मोबाइल नहीं उठाती तो मृत्युंजय को उसकी चिंता होने लगती है। जब शाम को वह वापस आता है और वेदिका को लेटे लेटे टीवी देखते पाता है तो एकदम से नाराज हो जाता है। तुम यहाँ आराम से टीवी देख रही हो, वहाँ मैं तुम्हारी फिक्र में घुला जा रहा था। कितने फ़ोन कितने मैसेज किए मैंने तुम्हें, कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? सख्त आवाज़ में वह उसको डांटते हुए कहता है और उसके पास आने लगता है। तभी उसकी कुछ दूर पर पड़े मोबाइल पर नज़र जाती है। वह उसे उठाकर वेदिका की तरफ देखता है जो आंखों में आंसू भरे उसे ही देख रही है। ये यहाँ कैसे गिरा? इसका तो पूरा स्क्रीन चकनाचूर हो गया। अब समझा तुम फ़ोन क्यों नहीं पिक कर पा रही थी मेरा। लेकिन इसमें रोने वाली कौन सी बात है? स्क्रीन ही तो टूटी है, नहीं लग जाएगी। ऐसे जरा जरा सी बातों में आंखें भिगोते हैं क्या? मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर किसी की आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। तेरी आंखों में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बिना वजह जाने ऐसे कैसे मुझ पर नाराज हो सकते हो जय? वैसे भी हमको अभी मिलकर केवल 2 दिन ही हुए हैं। तुमको कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह से मेरे ऊपर चिल्लाओ। उसके करीब बैठते हुए मृत्युंजय ने जैसे उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ झटकते हुए वेदिका चिल्ला पड़ी। पगलू, कॉल नहीं ले रही थी इसलिए मुझे तेरी चिंता हो रही थी, और जब हम किसी को बेशुमार प्रेम करते हैं तो उस पर नाराज होने का हक तो अपने आप ही मिल जाता है। फिर तेरा मेरा नाता तो राम जी ने जोड़ा है ना? मुझ पर यकीन नहीं कर पा रही अभी तक, तो अपने राम जी पर तो कर कि वो जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। प्रेम की अतिरेकता में जाने कब वह तुमसे तू पर आ गया था। उसने वेदिका के गालों पर ढुलक आए आंसुओं को बहुत प्यार से पोंछते हुए उसको गले लगा लिया। तो वही मृत्युंजय के प्रेम की उष्मा पाते ही मोबाइल की स्क्रीन के टूटने से अशांत वेदिका उसकी बाहों में सिसक उठी। जय, बाबा जी कहते हैं कि कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसके बीच में कांच का टूटना अशुभ होता है। मैं मोबाइल पर राम जी की फोटो देखकर उनसे यही प्रश्न कर रही थी कि क्या तुम वही हो जिसके साथ उन्होंने मेरा जीवन भर का नाता जोड़ा है? और तभी ना जाने कैसे मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और स्क्रीन के साथ साथ उसमें से दिखती राम जी की फोटो भी खंडित सी हो गई। वेदिका की आंखों से अविरल आंसू की धारा बहती हुई मृत्युंजय के सीने को भिगोने लगी। ऐसे नहीं रोते पगलू, मोबाइल का स्क्रीन टूटना बस एक संयोग है और बाबा जी की कही हर बात पत्थर की लकीर थोड़ी ना है। मैं यह नहीं कहता कि बाबा जी योगी नहीं है। मुझे उनकी इस विद्वता पर, आध्यात्मिकता पर जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ हमारी संस्कृति और हमारा धर्म अनेकों रहस्यों चमत्कारों को आत्मसात किए हुए है। आज कितने ही उदाहरण हैं जिनके आगे साइंस भी नतमस्तक है। पर मेरा तो उससे यही कहना है कि विश्वास रख, अंधविश्वास नहीं। क्योंकि यार छोटी छोटी सी बातों पर इतना मानोगी तो जीवन भर ऐसा तो कुछ ना कुछ होता रहेगा और तू दुखी होती रहेगी। तू बस अपने राम जी पर विश्वास कर। उन्होंने हमें मिलाया है, हमारे दिलों में इतना प्रेम जगाया है, तो इसके पीछे उनका कुछ तो प्रयोजन होगा ही ना। इतने से समय में इस तरह से एक दूसरे के प्रति दीवानगी, इतना अथाह प्रेम, ऐसा चुंबकीय खिंचाव क्या तुझे कोई साधारण बात लगती है? अपने सीने में मुंह छुपाकर सिसक रही वेदिका को कसकर बाहों में समेटते हुए मृत्युंजय ने उसे समझाया तो उसके दिल को कुछ करार आया। एक बात पूछूं वेदु? वेदिका को बाहों में समेटे मृत्युंजय ने जब उसको थोड़ा सामान्य होते देखा तो धीरे से पूछा। हाँ, उसने दुपट्टे से अपनी लाल हुआई नाक पोंछते हुए कहा। क्या तेरे जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण तू इन सब में इस तरह से इतना अधिक यकीन करने लगी? आई I मीन सबके कुछ विश्वास होते हैं, पर मैंने देखा
तेरी श्रद्धा कुछ ज़्यादा ही है इन बातों पर, बाबा जी पर। बेदका के पीछे तकिया लगाते हुए मृत्युंजय ने उसे आराम से बैठाने के लिए अपना चेहरा झुकाया तो उसके घने घुंघराले बाल उसके माथे पर बिखर आए। एक्चुअली जय, मेरे पापा और मम्मी बाबा जी को बहुत मानते थे। यह एक लंबी कहानी है। मेरे पापा अनाथालय में पले बड़े थे। उस अनाथालय के जो संस्थापक थे वह और बाबा जी गहरे दोस्त थे। दोनों की ज्योतिषी विद्या, हस्तरेखा, विज्ञान और आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। अनाथालय के वह संस्थापक बेहद धार्मिक थे। उनके दिल में सभी के लिए दया होती थी, लेकिन पापा पर उनका कुछ ज़्यादा ही स्नेह था और उन्हीं के कारण पापा आगे बढ़ते गए। पर क्योंकि वह अजूबा यानी संस्थापक जी और बाबा जी के सानिध्य में अधिक रहे, उन पर भी इन सभी बातों का गहरा असर था। वह कुछ भी करने से पहले बाबा जी और आजोबा से शुभ मुहूर्त दिखवाते, जैसा या जो भी पूजा और विधान या व्रत वह लोग कहते करते थे। पापा चूंकि अनाथ थे, उनकी जन्म कुंडली नहीं थी, तो बाबा जी उनकी हाथ की रेखाएं देखकर उनका मार्गदर्शन किया करते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्हें मम्मी मिली, जो कि इस दुनिया में उनकी ही तरह अकेली थी। दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद के समय में आजोबा चल बसे और वह अनाथालय की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें एक और वचन से बांध गए कि अगर राम जी की कृपा से उनके पास इतना पैसा आए कि वह अनाथों, असहायों और लाचारों के लिए कुछ कर सकें, तो वह समझेंगे उनकी परवरिश सफल हुई। बेदका कुछ देर रुकी, फिर मृत्युंजय बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ नहीं, पापा ने आजोबा का वचन निभाने के लिए बाबा जी के निर्देश में एक बड़ा सा प्लांट खरीदा, जिसमें वह अपना वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जिसका वचन उन्होंने आजोबा को दिया था। और इसके लिए उन्हें गुजरात के एक बड़े उद्योगपति का साथ मिला। और जब उन्होंने बाबा जी से उनको मिलवाया, उन्होंने पापा को उनके साथ काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। क्यों? मृत्युंजय की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बाबा जी ने पापा और उनके हाथ की रेखाओं का कुछ अध्ययन किया और फिर वो बोले कि दोनों का साथ एक दूसरे के लिए घातक सिद्ध होगा। वह साथ में कार्य न करें। पर उस बिजनेसमैन ने बाबा जी की बातों को हंसी में उड़ाते हुए पापा को कहा कि वह इन सब बातों को नहीं मानता और उन्हें भी इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए। चूंकि पापा के लिए प्रोजेक्ट बड़ा और बहुत ही प्रेसियस था, पहली बार पापा ने बाबा जी की सलाह नहीं मानी और कहकर बेदू ने सर झुका लिया। और क्या? बेदू बता, क्या हुआ जब तुम्हारे पापा ने बाबा जी की सलाह नहीं मानी? मृत्युंजय बहुत ही आश्चर्य से बेदका की इन बातों को सुन रहा था। बाबा जी ने कहा था दोनों की राशि के ग्रह विपरीत हैं और दोनों की हस्तरेखा के अनुसार उनका साथ अत्यंत घातक सिद्ध होगा। और वही हुआ। वह उद्योगपति और उसका बेटा बहुत भ्रष्ट थे। वह बड़े बड़े ब्रिज बनवाने का सरकारी ठेका लेते थे। सस्ता व घटिया क्वालिटी का माल लगाकर लाखों की लागत का पैसा अपनी जेब में डालते थे और उसी पैसों से दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर लाखों को करोड़ों में बदलते थे। वहीं पापा के प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाने वाले थे और इसी सिलसिले में एक बार पापा उनके साथ उनके बेटे से मिलने जाने वाले थे। वह बारिश के दिन थे। 2 दिनों से भारी बारिश हो रही थी और पापा बाबा जी के मना करने पर भी उनके साथ चल दिए। उनकी कार नदी पर बने उसी ब्रिज से गुजर रही थी जिसका निर्माण कार्य उन लोगों द्वारा ही घटिया स्तर पर करवाया गया था। अचानक ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा और पीछे से स्पीड से आ रही कार भी बारिश में उफनती नदी में जा गिरी। फिर 2 दिनों बाद अलग अलग जगह पर तीनों मिले, लेकिन मृत। बेदका की आंखें जैसे शून्य में भटक रही थीं और मृत्युंजय तो जैसे ये सब सुनकर एकदम सन्न रह गया था। उस समय मैं यही कोई 9 या 10 साल की थी और फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, मम्मी को हर फैसला, हर काम बाबा जी की सलाह लिए बिना करते नहीं देखा। उनका कहना था बाबा जी की बाणी से निकला हर कथन फलीभूत होता है। बस यही वजह थी कि धीरे धीरे मेरा भी विश्वास इन सब बातों पर दृढ़ होता गया। अक्सर जो कभी कभी छोटी छोटी बातों से मैं इतना डर जाती हूँ, उसके पीछे भी पापा की असामयिक मृत्यु है। काश
कि उन्होंने बाबा जी की बात सुनकर उन लोगों से दूरी बना ली होती। बताते हुए वेदिका की रुलाई फूट गई। लेकिन बाबा जी यह भी तो कहते हैं कि हर घटना का घटित होना ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो हो सकता है तुम्हारे पापा के जीवन का वह क्षण भी पूर्व निर्धारित हो। रोती हुई वेदिका को अपनी बाहों में समेटते हुए मृत्युंजय बेहवल हो उठा। हाँ, मैंने यह सवाल किया था उनसे, तो वह बोले कि ज्योतिषी विद्या बहुत गूढ़ और रहस्यमयी होती है। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा होता है जो समझ के परे होता है। जैसे प्रारब्ध में किए गए अच्छे बुरे कर्म जिनका फल सुनिश्चित होता है, तो कई बार सामने वाले का आभा मंडल आप पर अपनी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है, या पूर्व में संचित उसके कर्मों की परछाई आप पर भारी हो सकती है अथवा आपका बचाव भी कर सकती है। कई बार तकदीर की रेखाएं में रचे गए घात योग टाले भी जा सकते हैं। जैसे पापा की जीवन रेखा लंबी थी, पर उन लोगों का आभा मंडल उनकी रेखाओं का गुणनफल पापा के लिए घातक योग की संभावना बना रहा था, जिसे टाला जा सकता था, पर होनी शायद अधिक बलवान थी। इन सब चीज़ों का बचपन से ही मेरे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है जय। जानती हूँ कई बार बेवजह भी सशंकित हो जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ। बाबा जी ने अवश्य कहा है कि जब भी किसी भी शुभ कार्य को करने जाओ, यह चौपाई मन ही मन बोलते रहा करो, इससे कार्य सिद्धि होते हैं। प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और मैं राम जी के साथ इस चौपाई को भी हमेशा अपने दिल में रखती हूँ। मृत्युंजय की बाहों से खुद को अलग करते हुए उसने बेड से सटी खिड़की का स्लाइडर खिसकाते हुए उसने एक गहरी सांस भरी। क्या तुमने अपनी जन्म कुंडली या अपना हाथ उन्हें नहीं दिखाया कभी? खिड़की के स्लाइडर के हटते ही कमरे में घुसी हवा से बेदिका के चेहरे पर आ गए बालों को बहुत प्यार से हटाते हुए मृत्युंजय ने पूछा। मेरे हाथों की रेखाएं वह नहीं पढ़ते। कहते हैं अभी तो मेरी रेखाएं मेरा भाग्य निर्धारित ही कर रही हैं। कुछ और बड़ी हो जाऊं, फिर वह मेरी रेखाओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरी कुंडली तो उन्हीं की बनाई हुई है। हाँ, इतना जरूर याद है कि 2-3 साल पहले एक बार मैंने मम्मी और उनकी बातें सुनी थी। वह कह रहे थे थोड़े समय बाद वेदिका के जीवन में किसी का प्रवेश होगा और उसके साथ बहुत कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी। मम्मी ने जब आगे पूछना चाहा तो उन्होंने बस यह कहकर टाल दिया था कि जो पूर्व निर्धारित है उसे उसके समय पर ही घटित होने दो। कई बार भविष्य के विषय में ना जानना ही हितकर होता है। 1 मिनट जय, बाबा जी ने कहा था कि किसी के मेरे जीवन में प्रवेश करने के बाद बहुत कुछ अप्रत्याशित घटेगा मेरे साथ। कहीं मेरे जीवन में प्रवेश करने वाले वह तुम ही तो नहीं? जब से मिले हो सच में सब कुछ अप्रत्याशित सा ही घट रहा है, और शायद तभी तुम्हारी तरफ से मन एक अनोखा आकर्षण महसूस करते चुंबकीय गति से खिंचा चला जा रहा है, क्योंकि बाबा जी ने यह भी कहा था कि सब पूर्व निर्धारित है। वेदिका को मानो एक झटका सा लगा। उसने चौंकते हुए मृत्युंजय को देखा और देखते देखते उसकी आंखें फिर डबडबा आईं। बाबा जी ने एकदम सटीक प्रेडिक्ट किया था, वह मैं ही हूँ। और अब जब मैं आ गया हूँ ना तेरी लाइफ में बेदू, तुझे किसी भी बात से घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं। मेरी मजबूत बाहों के घेरे में तुझे कोई दुख छू भी नहीं सकेगा। जब तक मैं तेरे साथ हूँ जो भी होगा सब बहुत अच्छा होगा। मेरा प्रेम तेरे सामने एक ढाल बनकर खड़ा रहेगा, इसलिए वादा कर आज के बाद तू कभी नहीं रोएगी। उसने उसकी आंसुओं से डबडबाई कथई आंखों को चूमते हुए कहा तो आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें उसके गालों तक लुढ़क आईं। आज आखिरी बार रो ले बेदू, क्योंकि आज के बाद यह मृत्युंजय तुझे कभी नहीं रोने देगा। उसने उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए उसे आलिंगनबद्ध कर लिया तो सहानुभूति से वेदिका की पलकें स्वतः ही झुक गईं। उसने मृत्युंजय को ऐसे पकड़ लिया जैसे अब कभी उसे अपने से दूर न जाने देगी। और जब दोनों एक दूसरे की बाहों में यूं ही खोए हुए थे, बाहर दरवाजे की दरार से नेहिल की जलती हुई आंखें उन्हें एक दूसरे से लिपटा हुआ देख रही थीं। नेहिल कुछ देर तक तो अपनी जलती नजरों से बेदिका को मृत्युंजय की बाहों में देखती रही, लेकिन जब उससे नहीं सहा गया तो उसने जोर से डोर नॉक कर दिया। जय, छोड़ो ना मुझे, देखो बाहर कोई आया है। मृत्युंजय की बाहों से खुद को अलग करती बेदिका ने कहा
तो मृत्युंजय ने उसे ठीक से बैठाते हुए उठकर दरवाज़ा खोला और नेल को देखकर अनमने भाव से बाहर चला गया। हाय बेटका, कैसा है तेरा पैर अभी? उसके पास रखी चेयर पर बैठते हुए वह आवाज़ में मिठास भरकर बोली। दर्द तो कम हुआ है, लेकिन अभी मूवमेंट्स नहीं कर पा रही। शायद कल तक थोड़ा सा चलने लग जाऊं। तू बता, कैसा रहा तेरा दिन? बेदका ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। हाँ, क्या बात है बेदका, तेरा चेहरा और आंखें इतनी लाल क्यों हैं? ऐसा लग रहा है जैसे तू रो रही थी। कहीं इस मृत्युंजय ने तो तुझे कुछ नहीं कहा? देख बेदका, तू बहुत भोली है, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे रईस बाप के बिगड़ैल लड़कों को यह हम जैसी लड़कियों को अपनी प्रेम भरी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना मतलब साध कर चलते बनते हैं। तू दूर ही रहे इससे। यह मुझे बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं लगता। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि वह मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जब ऐसा बिल्कुल भी नहीं जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। वह दिल का बहुत अच्छा है नेहिल, बल्कि उसके जैसा इतना ख्याल रखने वाला, प्यार करने वाला लड़का तो किस्मत से मिलता है। तू कभी उसकी आंखों में देखना, तब तुझे समझ आएगा कि प्यार और परवाह से छलकती कितनी भावप्रवण, कितनी जज्बाती, कितनी सच्ची आंखें हैं उसकी। मुझे वह अपनी आंखों में देखने का एक मौका तो दे, फिर देखना कैसे मैं उसे तुझसे दूर करती हूँ। नेहिल ने मन ही मन कहा। कुछ कहा क्या तूने नेहिल? बेदका उसके चेहरे पर आते जाते रंग देखते हुए बोली। मैं यह कहने वाली थी कि सुबह तक तो तू उससे दूर भाग रही थी, और शाम ढलते ढलते तूने तो उसकी आंखों में डूबकर उसकी सारी सच्चाई जान ली। वैसे कांग्रेचुलेशंस यार, किस्मत वाली है तू कि ग्रुप का सबसे हैंडसम लड़का तुझ पर फिदा है। पर कब तक? ये अमीर लड़के जितनी जल्दी किसी लड़की पर फिदा होते हैं, उतनी ही जल्दी उनका मन भी भर जाता है। नेहिल की आवाज़ में जलन का पुट आ गया था। जय के बारे में ऐसा सुनना भी मुझे गवारा नहीं है नेहिल। वह उन लड़कों में से नहीं है, दिलों से खेलना जिनका शौक होता है। जय कभी मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ मेरा रिश्ता राम जी ने जोड़ा है। बाबा जी ने भी यही भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में मेरे जीवन में किसी ऐसे इंसान का प्रवेश होगा जिसके आते ही कई अप्रत्याशित सी घटनाएं घटेंगी, और वही हो रहा है। तू देख ही रही है कैसे जय के मेरे जीवन में आते ही कुछ न कुछ अप्रत्याशित ही तो घट रहा है। सबसे अहम बात तो यह है कि जय के सामने आते ही मन उसकी तरफ यूं खिंचा चला जाता है जैसे उससे मेरा सदियों का नाता हो, और जहाँ जन्मों का नाता होता है वहाँ धोखा नहीं, सिर्फ सच्चा प्यार होता है। मुझे जय पर उतना ही विश्वास है जितना मेरे राम जी पर। बेद का खोई खोई सी बोली। मतलब कि नाना करते प्यार उन्हीं से कर बैठे। वैसे बाबा जी कौन है? परसों प्लेन में भी मैंने तेरे मुंह से उनका नाम सुना था। और यह सब तू क्या कह रही है? किसी का प्रवेश होगा तेरे जीवन में, कुछ अप्रत्याशित सा घटेगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यार, तूने यह नहीं बताया कि तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? रो क्यों रही थी? नेल की आंखें कुछ सिकुड़ सी गईं। कुछ नहीं, बाबा जी हमारे परिवार के गुरु समझ ले। और बेदका नेहल को सब बताती चली गई, जिसे सुनकर नेहल की आंखों में एक कुटिलता भरी चमक उभर आई। जल्दी ही बेदका का पैर ठीक हो गया था, और अब उसने अपना काम शुरू कर दिया था। आज उनकी टीम फिर एक बड़ी निर्माणाधीन बिल्डिंग में जाने वाली थी, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके ही देख रेख में होने वाला था, और यहीं उन्हें लगभग 3 महीने काम करना था। जैसे ही वह उस बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, नेल राहुल टीम मैनेजर के साथ साइट इंजीनियर के ऑफिस की तरफ बढ़ गए, लेकिन बेदका वहीं खड़ी रह गई। बेदू, क्या हुआ? रुक क्यों गई? पीछे से आते हुए मृत्युंजय ने बेदका को बाहर ही खड़े देखकर पूछा। जय बाबा जी कहते हैं, कोई भी शुभ काम करने से पहले राम जी का स्मरण करके उनकी इस चौपाई को मन ही मन बोलकर अंदर प्रवेश करने से विघ्न नहीं आते। इसलिए चलो आंखें बंद करके राम जी का ध्यान करो और बोलो मेरे साथ। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय रख कौशलपुर राजा। देवी जी, हो गया हो आपका मंत्राचार, तो अंदर कदम बढ़ाएं। चौपाई बोलने के बाद मृत्युंजय ने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा, और फिर एक मीठी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। हाँ चलो। बेदका ने आगे कदम बढ़ाया तो मृत्युंजय ने उसका हाथ थाम लिया।
अरे ये लोग कहाँ चले गए? मृत्युंजय ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। देखा, तुम्हारे बाबा जी के कारण वह लोग न जाने किस विंग में चले गए। अब ढूंढना पड़ेगा। मृत्युंजय ने उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ देखा जिसके कई सारे विंग थे, और जब उसे समझ नहीं आया तो उसने राहुल को कॉल किया, जिसने उसे बताया कि वह लोग 20वीं मंजिल पर हैं। तो वह वेदिका के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ा। उसने देखा वहाँ करीब 4 लिफ्ट हैं, लेकिन उनमें से एक लिफ्ट के बाहर एक बोर्ड पर चेतावनी लिखी हुई है कि वह लिफ्ट खराब है, उसमें कार नहीं है, अतः आते जाते हुए सावधानी बरतें और उसका डोर ना खोलें। बेदू, यहाँ 3 ही लिफ्ट चालू हैं, यह एक खराब है, तो आते जाते इस बात का ध्यान रखना, खास तौर पर ऊपर से, क्योंकि इसमें कार नहीं है, तो गलती से भी इसका डोर नहीं खोलना, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उसने वेदिका को चेतावनी दिखाते हुए कहा और दूसरी लिफ्ट का बटन पुश कर दिया। ऊपर जाकर सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। वेदिका, हम दोनों को ग्राउंड फ्लोर पर जाना पड़ेगा। वहाँ पार्किंग एरिया के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस होने हैं। मेरे पास अभी अभी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कंस्ट्रक्शन से एक नोटिफिकेशन आया है। करीब 2-3 घंटे बाद नेहिल वेदिका के पास आई और उसने उसे ग्राउंड फ्लोर पर चलने के लिए कहा। अरे, ऐसे अचानक कैसे चेंजेस करने हैं? मैप में तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मेरे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है। वेदिका ने थोड़ा हैरानी से कहा। तू आज ही आई है ना, तो इसलिए उन्होंने तुझे नोटिफिकेशन नहीं भेजा होगा। नीचे चलकर देख लेते हैं। वहाँ उनका दूसरा आर्किटेक्ट मिलेगा हमको, जो सब कुछ बताएगा। ओके, मैं मृत्युंजय को बताकर आती हूँ। वह मुझे नहीं देखेगा तो उसे फिक्र होगी। लेकिन वह है कहाँ? अभी तो यहीं था। वेदिका ने बेचैन निगाहों से इधर उधर देखा। अरे, हो सकता है मृत्युंजय भी नीचे ही हो। उनके पास भी तो सेम नोटिफिकेशन आया होगा ना। अब चल भी मेरी हीरिए, नीचे मिल लेना अपने रांझणा से। नेल ने वेदिका का हाथ थामा और लिफ्ट की तरफ चल दी। ओह, मेरा पर्स अभी कुछ देर पहले तो था। वेदिका, तू चल, मैं पर्स ढूंढ कर आती हूँ। उसमें मेरा आधार कार्ड और कुछ जरूरी पेपर्स हैं। नेल कुछ परेशान होते हुए बोली। तू पर्स लेकर आ जा, मैं वेट करती हूँ ना तब तक। नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तू जा वेदिका। मृत्युंजय भी तो होगा ना नीचे, मैं आती हूँ। नेल ने वेदिका को जाने के लिए फोर्स करते हुए कहा, तो वह जाने लगी। और जैसे उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने के लिए अपना एक पैर आगे बढ़ाया, उसे किसी की मजबूत बाहों ने झटके के साथ अपनी तरफ खींच लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। नोट: इस भाग और आने वाले भागों में बाबा जी और उनसे संबंधित ज्योतिष, हस्तरेखा की बातें, भविष्य की बातें आदि प्रमाणिक नहीं है। यह केवल परिकल्पना है, फैंटेसी है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अतः सुधी पाठक इसे केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही पढ़ें।